मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट। तो वापस हम आ चुके हैं आपको नए लेक्चर को लेकर के, जहां पर हम लोगों ने 6 पार्ट कंप्लीट कर लिया होगा आरंभ के, जहां आपको याद होना चाहिए। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वैद्युत बलों के अध्यारोपण के पश्चात आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो आपको वैद्युत बल रेखाओं के बारे में जानकारी सबसे लास्ट चैप्टर में दी गई है। आज हम लोग वैद्युत क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। वैद्युत क्षेत्र वैद्युत बल रेखाओं से ही जुड़ा हुआ है, थोड़ी बहुत जानकारी ले लीजिए और बाकी आपको उसमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वैसे मैं बता दूं कि आपको पता होगा, जैसे आपने पढ़ा होगा कि वैद्युत आवेश से कुछ काल्पनिक रेखाएं निकलती हैं जो कि अपना क्षेत्र निर्धारित करती है। जैसे कि हम जब बात करते हैं तो हमसे साउंड वेव्स निकलती हैं, ध्वनि तरंगें निकलती हैं जो कि अपना क्षेत्र निर्धारित करती हैं। कैसा क्षेत्र? एक ऐसा क्षेत्र निर्धारित करेंगे जिसमें दूसरे लोग ये अनुभव करेंगे कि हाँ, यहाँ पर इन व्यक्ति पर्टिकुलर पर्सन का इफेक्ट है। तो इस प्रभाव को कौन स्टैब्लिश करता है? तो ध्वनि स्टैब्लिश करता है। किसके द्वारा किया जा रहा है? तो हमारे द्वारा किया जा रहा है। अगर हम ना होते तो ये संभव न हो पाती। बात समझिएगा। सिंपली ऐसा ही काम यहाँ पे भी होता है। यदि किसी वैद्युत आवेश के आसपास के फील्ड के बारे में बात किया जाए, आसपास के क्षेत्र के बारे में, आसपास के सराउंडिंग के बारे में बात किया जाता है, तो उस सराउंडिंग में जब दूसरे किसी वैद्युतीय कणों को लाया जाए तो उस क्षेत्र में उस पर बल लगने लगता है। उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है। आई रिपीट, किसी वैद्युत आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जिसके निकट किसी अन्य बिंदु आवेश या आवेश को लाए जाने पर, वैद्युतीय कणों को लाए जाने पर वो वैद्युत बलों का अनुभव करता है, उसे उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। एक बात मैं बता दूं कि हर अलग अलग बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र का मान अलग अलग होता है। जरा सोचिएगा कि मेरे पास जो लोग होंगे वो उतना ही आवाज सुनेंगे, उतनी ही तीव्रता सुनेंगे जितना दूर वाले सुनेंगे। ऑफ कोर्स नॉट। जो पास में होंगे उसका इफेक्ट ज्यादा होगा, जो दूर होंगे उनका इफेक्ट कम होगा, राइट। तो ये कहानी निर्धारित होती है कि आप कितना पास हो, मतलब ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। लेकिन मैंने अभी आपसे क्या बोला कि वैद्युत क्षेत्र भी एक तरीके का बल ही है, बस वो कहां लग रहा है, क्षेत्र में बल लगने के आधार पर पता चलता है। तो इसका कॉन्सेप्ट डिसाइड किया गया। जैसे मार्केट में आप गए, तो मार्केट में आप जाने के बाद सबसे पहले आपने बहुत सारे फलों की दुकान देख ली, आपने किसी से पूछा कि आपने ऑरेंजेस कितने दिए, आपने कितने दिए और आपने कितने के दिए। तो एक ने आपको बता दिया कि मेरे पास जो ऑरेंजेस है वो 60 रुपए केजी है, एक ने 65 रुपए केजी बता दिया और एक ने 75 रुपए केजी बता दिया। तो आपने पूछा उससे कि कितने रुपए दिए, तो उसने किसी एक केजी का प्राइस बता दिया। तो एक केजी के प्राइस के हिसाब से आपने डिसाइड कर लिया कि इसका जो प्राइस है 80 वाले का अधिक है और 60 वाले का कम है। ऐसी कहानी यहाँ पर है। वैद्युत क्षेत्र हर जगह पे है, ठीक है। वैद्युत आवेश के आसपास तो वैद्युत क्षेत्र होगा ही, लेकिन बिंदुओं पर अलग अलग जगहों पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण भी अलग अलग होगा और वैद्युत क्षेत्र के इस परिमाण को कहा जाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी वैद्युत क्षेत्र में जिसमें बल लग रहा है, किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाला बल उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। मतलब वैद्युत क्षेत्र तो आपको समझ में आ ही रहा है, आसपास का क्षेत्र जहां बल लगेगा, और यह बल एकांक आवेश पर जितना ज्यादा लगेगा उतना ही ज्यादा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझ में आ रही है ना। तो टॉपिक हमारा क्या है? वैद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले तो ये समझ लें आप कि वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। तो वैद्युत क्षेत्र का परिभाषा अगर सिस्टमैटिकली अगर मैं समझूं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो किसी आवेश के आस पास का वह क्षेत्र जहां अन्य किसी वैद्युतीय कणों को लाए जाने पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उस बिंदु पर उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं।
वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, राइट। तो वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के आसपास का क्षेत्र है। अब जहां वैद्युत क्षेत्र है वहां पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण भी निर्धारित करना होगा। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी एकांक आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल उस बिंदु पर जहां पर लग रहा है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, राइट। बात समझ में आई। एकांक पर कैसे निकालते हो, एक की प्राइस कैसे निकालते हो, एक की वैल्यू कैसे निकालते हो? तो सिंपल सा है, टोटल अमाउंट जो लग रहा है बल का वो और टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज उसी से निकालेंगे ना। तो इसी तरीके से यहां पर भी निकालेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दिखाते हैं बच्चों E से। तो E इज इक्वल टू होता है वेक्टर ऑफ F अपॉन Q। ये Q कोई और नहीं, वही है जो आपने लाया है। तो आप जो ला रहे हो उसको आप Q नॉट भी लिख सकते हो, Q भी लिख सकते हो, किसी भी बिंदु आवेश का नाम लिख सकते हो। तो वेक्टर ऑफ E इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ F अपॉन Q नॉट। आपको मैं बता दूं कि आप 5 kg सामान लेंगे तो भी पैसा ही देंगे और 1 kg लेंगे तो भी पैसा ही देंगे, लेकिन 1 kg का जो रेट है वो आपका रेट कहलाएगा, लेकिन उस 5 kg का जो लेंगे उसे टोटल प्राइस कहेंगे। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड और टोटल फोर्स में बस इतना ही सा डिफरेंस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 1 यूनिट चार्ज पर लगने वाला बल है, जबकि बल कुल आवेश पर लगने वाले बल का परिमाण होता है। बात समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, बस वैद्युत बल का ही कॉन्सेप्ट एक बिंदु आवेश या एकांक मान पर निर्धारित किया जाएगा। अब इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, फॉर्मूला आपके सामने है। अब इसका मात्रक क्या होगा देख के समझ में आ रहा है कि इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, बल से ही करेंगे, बस एकांक आवेश पर बल है। तो इसे हम लोग लिखेंगे न्यूटन प्रति कूलम्ब, ये हो गया। और इसकी वीमा जो होगी बच्चों, वीमा भी इसके बगल में ही लिखेंगे। वीमा, न्यूटन का वीमा क्या होता है, ml2 t-2, ml t-2 बल का, नीचे आपने कूलम्ब का लिख दिया 80। फाइनली आपको क्या मिलेगा, m t ऊपर जाएगा, l यहाँ पहले से था, यहाँ पर t ऊपर गया तो t-3 और a-1 लीजिए, ये भी हो गया। इसका मात्रक भी आपने लिख लिया, वीमा भी लिख लिया। एक बात याद रखिए कि यह बल पर निर्भर करता है, बल ही तो है, तो यह भी एक सदिश राशि होगी। जैसे प्लस बलों का ढकेलना काम करता है, मतलब ढकेलने का काम करता है, और माइनस खींचने का, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी होगा, पॉजिटिव के लिए बाहर की ओर और नेगेटिव के लिए अंदर की ओर, राइट। तो यहां पर यह एक सदिश राशि है, सदिश राशि याद रखेंगे। ये कहानी समझ में आ गई। आइए अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सामान्य सूत्र देखते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सामान्य सूत्र, सामान्य मतलब वही व्यापक सूत्र को सामान्य सूत्र कहते हैं बच्चों। तो हमने जो देखा जनरल फॉर्मूला देखना है हमको, तो जनरल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे उसको अब हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे। कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, मान लेते हैं कि मेरे पास ये कोई प्लस Q चार्ज है, कोई मेन चार्ज है, सोर्स चार्ज है, और ये बिंदु आवेश के आसपास क्षेत्र होगा। इस क्षेत्र में यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं P, और यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश रख लिया जाए जिस पर बल लगना है, कोई परीक्षण आवेश, कोई बिंदु आवेश, कोई भी वैद्युतीय कण रख लिया जाए। और ये कितनी दूरी पर है, तो मान लेते हैं कि ये स्मॉल r डिस्टेंस पर पड़ा हुआ है, राइट। कहानी सिंपल है, सब कुछ क्लियर हो गया। तो अब ये इस पर बल लगाएगा, लेकिन ये इस पर नहीं लगा पाएगा, ये आपको पता है। लेकिन ये बात तय मानिए कि इनके बीच में अगर बल लग रहा है तो बल दोनों के बीच में ही लगता है, ये बात तय रखिए। तो इनके बीच में बल तो निकालना पड़ेगा। माना किसी प्लस Q आवेश के निकट किसी बिंदु P पर परीक्षण आवेश
पर लगने वाला वैद्युत बल क्या होना चाहिए? वेक्टर ऑफ F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वेक्टर इसलिए क्योंकि सदिश राशि, राइट, Q इंटू क्यू नॉट, क्योंकि दोनों आवेश के बीच में ही बल लगेगा। डिस्टेंस क्या लेंगे? डिस्टेंस r² लेंगे। और दिशा क्या होगी? ऑफ कोर्स ये इसको ढकेलने की कोशिश करेगा, ये इसको ढकेल नहीं पाएगा, आपको पता है, क्यों मैंने बताया था, छोटा है तो इसके ऊपर इफेक्ट नहीं डाल पाएगा, डालेगा लेकिन इस पर इफेक्ट दिखेगा नहीं। तो ये बाहर की ओर मतलब अगर ये r है तो इसका हम क्या लिख सकते हैं? r कैप लिख सकते हैं बच्चों, राइट। ये कहानी हो गई r कैप। अच्छा, अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लगा दी। परिभाषा से मतलब डेफिनेशन क्या कहती थी? वेक्टर ऑफ E इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ F अपॉन क्यू नॉट। यही ना बताया था मैंने। यहां से आपने क्या कर दिया? यहां पर वेक्टर ऑफ F का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन r स्क्वायर। लीजिए F की वैल्यू, और नीचे क्या लिखेंगे? नीचे लिखेंगे आप क्यू नॉट, राइट। ये कैंसिल हो गया टर्म, आपको क्या मिला? इलेक्ट्रिक फील्ड मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r स्क्वायर। लीजिए क्या सीख मिली आपको इससे? तो यहां पर आपको पता चला कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होगा वो जनरल फॉर्मूला होगा। डायरेक्शन इसमें आपको पता होना चाहिए, इसका डायरेक्शन जो है वो एज इट इज वही है जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स का था, मतलब वैद्युत बल का था। सेम डायरेक्शन, कॉन्सेप्ट सब कुछ है, बस ये उस आवेश पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता जिस आवेश पर बल लग रहा है, बल्कि उस आवेश के परिमाण पर निर्भर करता है जिसके वजह से ये वैद्युत क्षेत्र एग्जिस्ट करता है, होता है। उसके अलावा और ये किस पर डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है दूरी पर, मतलब व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और निकल के आता है कि सिद्ध करना हुआ कि वैद्युत क्षेत्र जो है वो आपका व्युत्क्रम वर्ग के नियम पर निर्धारित है या उसके आधार पर कार्य करता है। तो इसे भी आप ऐसे लिख सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड और दूरी के बीच में कुछ बात करते हो तो ये कुछ इस तरीके का ग्राफ फॉलो करता है। थोड़ा ध्यान दीजिएंगे कि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ एग्जैक्टली यहाँ पे जाके पैरेलल हो जाता है। पैरेलल का मतलब ये कहाँ जाएगा? इनफाइनाइट पे जाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। फिलहाल के लिए आपको ये ऐसे पैरेलल करके दिखा देना, यहाँ लिख के नहीं दिखाते, बस इतना दिखा दीजिए कि ये कहाँ जा रहा है? इनफाइनाइट की ओर। किसको फॉलो कर रहा है? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, उसी को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे ओरिजिन है और ये भी कहाँ जाएगा? इनफाइनाइट पे जाएगा। ये दोनों तरफ एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ये नॉन सिमिलर होते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर है, राइट। कहानी समझ में आ रही है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी और केवल उसी पर निर्भर करेगी जिसके आसपास वैद्युत क्षेत्र निकालना है। बात क्लियर हो गई? आइए वैद्युत क्षेत्र का अध्यारोपण देखते हैं। तो बच्चों अब हम देखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र का अध्यारोपण क्या होता है, जिसे हम कहते हैं सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। ये कहानी है एग्जैक्टली वैसे ही जैसे कि आपने वैद्युत बलों का अध्यारोपण पढ़ा था। कुछ नहीं है, मैं बता दूं, कुछ भी अंतर नहीं होगा। वहां पर कुल बल मतलब कि कुल आवेशों पर लगने वाला बल था और यहाँ पर एकांक आवेश पर लगने वाला बल है। तो कुछ नया नहीं होने वाला है। बस अंतर याद रखिएगा कि ये वैद्युत क्षेत्र के जनरल फॉर्मूले पे निर्भर करेगा, बस, और कुछ भी नहीं। तो कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, परिभाषा वही होगी। बस यहाँ पर ध्यान रखना है कि बहुल आवेशों के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र बोलेंगे आप। बहुल आवेशों के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का सदिश योग, वहां वैद्युत बल था, यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का सदिश योग हो जाएगा, राइट। कॉन्सेप्ट सिंपल है, कुछ नहीं है। बहुल आवेशों के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का सदिश योग, तीव्रताओं का सदिश योग, वेक्टर सम याद रखेंगे, सदिश योग, कॉमा, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र
का अध्यारोपण कहलाता है। अध्यारोपण कहलाता है। सारी कहानी सिंपल है, कुछ भी अंतर नहीं है कुछ खास, बस अंतर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला यूज करना है। मान लेते हैं कि हमारे पास ये बहुल आवेश है, जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी लिया था, 1 2 3 एनवा पार्टिकल है, एनवा कोई चार्ज पार्टिकल है, और यहाँ पर वो पॉइंट है P जहां पर मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जिस पॉइंट पे निकालना है वहां पर आपको क्या रखना है, कोई मतलब नहीं कि उस पर निर्भर करता है नहीं। तो ये हो गई यहां से यहां की डिस्टेंस, 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 ये सारी डिस्टेंस हो। इस डिस्टेंस का नाम आपने r1, इसका r2, इसका r3, इसका rn लिख दिया। सारे स्थिति को सदिश के रूप में लिखना जरूरी है, तो स्थिति सदिश हो गई r1, r2, r3 और फाइनली rn वेक्टर, राइट। अब बताइए कि ये पॉजिटिव है, जिस बिंदु पर निकालना होता है वहां पे आप एज्यूम कर लेते हो कि वो भी क्या होने वाला है, टेस्ट चार्ज होने वाला है। तो ये इसको क्या करेगा, पॉजिटिव का काम है बाहर की ओर धकेलना, मतलब वेक्टर ऑफ E का काम हो गया। ये वेक्टर ऑफ E1 के फॉर्म में। सिंपली अगर मैं बात करूं वेक्टर ऑफ E2 का, तो ये भी अलोंग द लाइन आउटवर्ड होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज, राइट। कहानी क्लियर है। अब यहाँ पे Q3 भी क्या करेगा, वही कहानी यहाँ पे भी रिपीट होगी, E3 लिख सकते हो आप, ये भी अलोंग द लाइन आउटवर्ड हो गया। और सिंपली अगर मैं nवे पार्टिकल के बारे में बात करूं तो ये हो जाएगा En, ये भी वेक्टर। और इसको फाइनली मैंने क्या बोला था कि इसको आप बाउंड कर लेंगे रीजन से, और ये क्या डिसाइड करता है कि जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो फर्स्ट और लास्ट के बीच में ही मिल जाएगा, इसका डायरेक्शन, इसका मैग्नीट्यूड इसी के बीच में मिलेगा। कैसे सॉल्व करते हैं, सदिश के नियम से, ठीक है। तो मान लेंगे, माना बहुल आवेशों Q1 Q2 डॉट 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 Qn के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E1, E2 डॉट 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 En हो, तब अध्यारोपण का सिद्धांत याद है ना, अध्यारोपण के सिद्धांत से। तो अध्यारोपण का सिद्धांत जैसे बलों में लगाया था आपने, सिंपली वैसे ही लगाएंगे। E1 वेक्टर ऑफ E2 प्लस वेक्टर ऑफ E3 प्लस डॉट 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 वेक्टर ऑफ En, राइट। तो यहाँ पर आपने सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर दिया। फाइनली अब एक एक करके लिखना शुरू करिए। E1 मतलब कि Q1 के कारण, सिंपली फॉर्मूला लर्न होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर और R1 कैप, राइट। यही कहानी थी। R1 कैप क्या है, दिशा है पहले वाले चार्ज के कारण। सिंपली अगर मैं दूसरे वाले के लिए लिखूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे, Rn कैप लिखेंगे, प्लस डॉट 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 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट nवे के लिए क्या लिखेंगे, Qn अपॉन Rn कैप, राइट। ये हो गया। ये सब कहानी क्लियर हो रही है कैसे लिखा है हमने। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली अब इसको जनरली कैसे लिख सकते हैं ये दिखाना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपने क्या लिखा, यहाँ पर आपने जो जो कॉमन टर्म है उनको बाहर निकाल लेना है। तो क्या क्या कॉमन टर्म है, केवल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टर्म कॉमन है, और अंदर आ गया Q1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस Q2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 Qn अपॉन Rn स्क्वायर डॉट यहाँ पे Rn कैप, राइट। यहाँ पे आपने लिख दिया था R2 कैप और यहाँ पे लिख दिया आपने Rn कैप, राइट। ये कहानी हो गई। सिंपली अगर मैं लिखूं इसे अथवा करके, और क्या लिखा जा सकता है, इसे वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे। इसे वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वेक्टर के साथ लिखेंगे। क्या कॉमन है, स्मॉल के। स्मॉल के इस पूरे की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को k के टर्म में लिखा जा सकता है। फाइनली समेशन के फॉर्म में लिखेंगे, n इज इक्वल टू 1 to n, राइट। क्या है, Qn अपॉन Rn स्क्वायर Rn कैप। ये हो गया पूरा
पूरा प्रोफार्मा ऐसे लिखा जा सकता है। ये पूरा प्रोफार्मा किसको रिप्रेजेंट करता है? पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर सम को रिप्रेजेंट करता है। अब आप किसी भी टर्म को इस तरह जनरलाइज कर सकते हो, लेकिन मतलब इससे नहीं होता है, आप इसको इस तरह एक्सपेंड करके ही सॉल्व कर लेंगे, राइट। ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। फाइनली जो भी आंसर देंगे हम उसकी दिशा के साथ देंगे, बिना दिशा के परिमाण आपका अधूरा होगा, क्योंकि अगर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया तो सदिश राशि आपको दिशा बतानी चाहिए। आइए एग्जांपल देखते हैं। तो बच्चों अगर आपको ये पोर्शन नहीं दिखाई दिया है तो फिर से देख लीजिए। वेक्टर ऑफ E इज इक्वल टू K जो कि 1/4 की वैल्यू है, समेशन n इज इक्वल टू 1 से अप टू n तक जो कि सारे वैद्युत क्षेत्रों को दिखाता है, Qn अपन Rn स्क्वायर Rn कैप, राइट। देख लीजिए अच्छे से, इसे छूटने ना पाए इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको इरेज नहीं किया था, अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। आइए क्वेश्चन है, इसको डील करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझेंगे, क्योंकि जितना फोर्स के बारे में आपने अध्यारोपण पढ़ा था वही सेम अध्यारोपण आप इस पे भी लगा पाओगे, बस फॉर्मूला का डिफरेंस होता है और कोई डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन समझिए ध्यान से। किसी वर्ग के प्रत्येक शीर्ष पर 6 माइक्रोकूलम का आवेश रखा गया है, जहां वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, वर्ग के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? सिंपल है। ऐसा ही क्वेश्चन आपको अगर बलों में मिला तो बलों में भी करेंगे, और सेम क्वेश्चन नंबर 5 में दे भी रखा था, बल पूछा गया है। उसमें बस ध्यान रखिएगा कि मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, उसको एग्जैक्टली उसी तरह करिएगा, और अगर थोड़ा बहुत डाउट हो तो इससे क्लियर हो जाएगा। आइए थोड़ा समझे कि ये क्वेश्चन क्या रहा, कैसे डील करेंगे इस क्वेश्चन के साथ। पहले तो डायग्राम प्लॉट करेंगे। तो लीजिए ये डायग्राम प्लॉट ये देते हैं। तो ये कहानी आपकी हो गई, एक वर्ग के साथ शुरू हो गई, और ये वर्ग हो गया। इस वर्ग के हर सेक्शन पे आपने चार्ज रख दे रहा है +6 माइक्रोकूलम, राइट। +6 माइक्रोकूलम आपने चार्ज रख दिया है, और जिसका जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर दे रखा है, राइट। ये कहानी हो गई। अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको पहले डिसाइड कर लेना है कि ये वाला जो सेंटर है वो कितने डिस्टेंस पर है। तो ये आपका सेंटर है, वर्ग का सेंटर केंद्र कितनी दूरी पर होता है। आपको पहले बता दूं कि ये विकर्ण है, विकर्ण एक दूसरे को काटता है। तो किसी का भी जो डायगोनल होता है, डायगोनल मतलब विकर्ण होता है वर्ग का, वो होता है a√2, भुजा गुणे √2, भुजा √2, राइट। अब आपको ये तो पता चल गया कि ये कितना हो गया, इसका नाम पहले दे दीजिए। तो A B C D नाम आपके हाथ में, आप दे सकते हो, सेंटर पे O दे सकते हो, ओरिजिन कहते हैं इसको। अब आपको डिस्टेंस आपको इससे निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? पहले तो ये डिसाइड कर लीजिए ये विकर्ण कितना है। तो विकर्ण है AC इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू कितना, a√2, भुजा गुणे √2 हो गया। अब भुजा कितना, 10 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा, बाद में 10 सेंटीमीटर को रख लिया जाएगा, ध्यान से समझिएगा। और फिर कहानी क्या शुरू होती है, बाद में रख लिया जाएगा वैल्यू। और ये जो डिस्टेंस होने वाला है AO BO CO और DO की वैल्यू क्या होने वाली, a√2/2, क्योंकि ये बीच में काट देता है, इक्वली काटेगा, तो ये बराबर बराबर कट गया, और ये इससे कटेगा तो आएगा a/√2। a क्या है, भुजा है, और a/√2 जो है वो यहां से यहां तक की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है। अब यहां पर आपको निकालना, और यहां पर जब भी निकालना होगा तो मान लेंगे कोई टेस्ट चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, जो देखा जाएगा कि इसको इससे ढकेलता है, ठीक है, या खींचता है, क्योंकि सभी पॉजिटिव चार्ज है तो सेम ही इफेक्ट होने वाला है, राइट। तो आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आगे हम लोग होमवर्क देखेंगे इसी के आधार पर। आइए स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है, Q1 Q2 Q3 और Q4 जो है वो सब सेम है, और कितना है, 6 माइक्रोकूलम है। 6 माइक्रोकूलम का मतलब जो भी है 6 माइक्रोकूलम है। ये 6 की वैल्यू भी हम बाद में रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो आप खुद भी अभी भी रख के सॉल्व कर सकते हो, राइट। अभी भी रख के सॉल्व कर सकते हैं, क्या आएगा हम देख लेंगे। पहले तो बात करेंगे A पर क्या है, 6 माइक्रोकूलम। तो A के कारण बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र, कहानी सिंपल सी है, ध्यान दीजिएगा। वैद्युत क्षेत्र तो A पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो A पर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे +6 माइक्रोकूलम ब्रैकेट में रख लीजिए अपनी सुविधा के लिए। बाकी आप चाहो तो सिर्फ 6 माइक्रोकूलम भी रख सकते थे, एग्जाम में भी ऐसे ही करेंगे। तो क्या लिखेंगे, इसको आप मान लीजिए 1, या फिर मान लीजिए EA, राइट, A है, और ये इसको क्या करेगा, पुश करेगा, क्योंकि प्लस है ना, प्लस इसको पुश ही करेगा। कहाँ पुश करेगा, इसी लाइन पर, किसकी ओर, C की ओर। तो लिखिएगा क्या,
के क्या है, वही 9 × 10⁻⁹ मतलब 1/4πε0। और ये कौन है, ये क्यू ए वाला चार्ज है, तो क्यू ए लिख सकते हो, या फिर सब सेम ही चार्ज है तो आप फिलहाल के लिए क्यू ही लिख के चलिए। और डिस्टेंस जो है a/√2, ये क्यू है, ये a/√2 का स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व कर लेंगे इसको और ये हो जाएगा आपका k और 1/q/a/√2, q/a/√2 में √2 का स्क्वायर होगा तो 2 आएगा, 2 जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 2q और नीचे आएगा a²। और दिशा भी तो देनी होगी, तो दिशा कहाँ है, c की ओर, तो आप लिख दीजिएगा a से c की ओर। a ने c की ओर ढकेल दिया, इसका मतलब होता है वेक्टर लगा दीजिए इस पर। ये कहानी हो गई, सिंपली आपने नाम दे देना है। इसी प्रकार मतलब सिमिलरली a के ऑपोजिट कौन है, c, तो आप इसका क्या लिखिएगा, c के कारण O पर वैद्युत क्षेत्र। कहानी सिंपल है, इस बार क्या लिखिएगा, EC और आएगा क्या, डिस्टेंस वही है यहां से यहां तक की, चार्ज भी वही है तो वैल्यू भी वही आएगी 2q/a², राइट। ध्यान दीजिएगा ये प्लस है तो ये O को क्या करेगा, ढकेलेगा, कहां ढकेलेगा, A की ओर। मतलब कह रहा है बट तुम रखो, ये कहता नहीं तुम रखो, तो ये इसको इधर ढकेल रहा है क्योंकि अमाउंट सेम है और लेकिन दिशा C ने ढकेला है A की ओर, तो इस बार आपको ऐसे लिखना चाहिए, राइट। ये कहानी क्लियर हो गई। सिंपली अब हम लिखेंगे इसी प्रकार अब आपको B के कारण देखना होगा, तो B के कारण O पर वैद्युत क्षेत्र, राइट। ये कहानी क्या होगी, तो EB लिख दीजिएगा। इस बार वैल्यू देखिए, डिस्टेंस वही है, चार्ज वही है, डिस्टेंस भी वही, तो आएगा 2q/a², राइट। और यहाँ पर डायरेक्शन B ने O को ढकेला, कहाँ पे, D की ओर। जाओ भाई भाग जाओ यहाँ से, तो ये ढकेल दिया B ने किसकी ओर, D की ओर ढकेल दिया, ठीक है। तथा अगर आप इसके ऑपोजिट की बात करो तो ED मिलेगा, वो भी वही मिलेगा, डिस्टेंस वही, चार्ज वही, तो वैल्यू रखने की जरूरत नहीं पड़ रही है क्योंकि आसानी से काम हो जा रहा है। चाहो तो वैल्यू रख कर भी सॉल्व कर सकते हो आप, राइट। यहाँ पर ये इसको ढकेलेगा, इसकी ओर कहेगा तुम निकलो, यहाँ पे निकलो, ये ED हो गया और ये EB हो गया, राइट। ये EA हो गया और ये क्या हो गया, EC हो गया, राइट। कहानी D से B की ओर। अब आपने क्या करना है, आपने देख लिया कि EB और ED जो कि दिशा अलग है वैल्यू सेम है, और EA और EC दिशा अलग है बस वैल्यू सेम है। फाइनली अतः बिंदु O पर अध्यारोपण लगा दीजिए। अध्यारोपण के सिद्धांत से फाइनली आप लिखोगे वेक्टर ऑफ E इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ E1 प्लस वेक्टर ऑफ E2 प्लस वेक्टर ऑफ E3 प्लस वेक्टर ऑफ E4, राइट। ये कहानी हो गई। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, ध्यान दीजिएगा, वेक्टर ऑफ E इज इक्वल टू EA को EA लिख दिया एज इट इज, और EB के जगह पे आप जरा ध्यान दीजिएगा, EB को क्या लिखा जा सकता है, सेम है वैल्यू, और इसका ऑपोजिट, A का ऑपोजिट कौन है, C है ऑपोजिट, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, फाइनली B वाले को आप EB लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और प्लस वेक्टर ऑफ EC को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, EC कहाँ है, EC जो है EA का ऑपोजिट है, तो इसको हम लिख सकते हैं EA ऑपोजिट है तो माइनस के साथ, और ये सही D वाले को देखिए, D जो है वो किसका ऑपोजिट है, B का, तो इसको आप माइनस EB लिख सकते हो, राइट। माइनस के साथ इसलिए क्योंकि डायरेक्शन अलग है, तो चाहो तो इस तरह लिख सकते हो, मतलब B का ऑपोजिट डायरेक्शन है इसका, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो वेक्टर ऑफ E इज इक्वल टू क्या मिला, 0 मिल जाएगा। मतलब कि केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र 0 होगा, राइट, 0 होगा। लिख लेंगे, समझ में आ गई बात, कैसे करना है, क्या करना है बता दिया गया है। अब आपको सिंपली यहां पर मैं आपको होमवर्क देने जा रहा हूं, क्वेश्चन सिंपल से और ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन ये है कि अगर किसी वर्ग के सिरों पर ये प्लस और ये प्लस हो बट ये माइनस हो जाए तो क्या होगा आंसर, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन क्या है, ये 3 पर प्लस हो और इस पर माइनस हो तो क्या होगा, सिंपली ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, बट ये प्लस इसको इधर ढकेलेगा, ये माइनस इसको अपनी ओर खींचेगा, तो इसका मतलब कि जो आपने ये दोनों को कैंसिल करना उसको तो कैंसिल कर लीजिएगा, लेकिन इन दोनों की दिशा सेम होगी तो आप बदलेंगे नहीं,
बदलेंगे नहीं, मतलब जो वैल्यू आएगी के क्यू यहाँ पर 2q/a², उसी को 2 बार लिखेंगे, माइनस नहीं लगाएंगे और सिंपली 2 से गुणा कर लीजिए, 2 बार लिख करके जोड़ लीजिए, सिंपल सा वही आंसर आएगा। और दिशा देख लेंगे कि किसकी ओर है, क्योंकि ये भी इसको ढकेलेगा, ये भी इसको खींचेगा, तो दिशा सी की ओर होगी। राइट, समझ में आ ही रहा है बात आपको? तो ये ध्यान रखेंगे आप। और सिंपली आपको एक होमवर्क देता हूं मैं बच्चों, होमवर्क है आपका एग्जाम्पल नंबर 2। किसी समषटभुज के प्रत्येक शीर्षों पर स्मॉल क्यू आवेश है, जिसकी भुजा स्मॉल ए है। इसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? सिंपल है, जैसा फॉर्मेट यहाँ पे किया गया है बच्चों, उसी फॉर्मेट का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को करेंगे। मैं आपको इसका नॉर्मल सा डायग्राम सुझा देता हूं कि कैसे करना चाहिए। तो ये आपका हो गया डायग्राम बच्चों, ये हो गया डायग्राम। राइट, तो यहाँ पर क्यों 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 चारों तरफ आपने चार्ज रख दिया और सबका जो साइड है वो आपको पता ही चल गया है, वो है आपका स्मॉल ए। राइट, अब आप इसको चेंज करने की कोशिश भी मत करिएगा। अब आपको मैं बता दूं कि इसका सेंटर जो है वो यही कहीं होगा, यही होगा। आपको बताना यह है कि इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, अमाउंट जो है वो आपके सामने है। ओके, तो ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर आप इसका मेरे साथ शेयर कर लीजिएगा, तब ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका पार्ट नंबर 6 समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। तब तक अपना ख्याल रखेंगे। अब हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।